डज एबीगेल रन अवे इन द एंड? आपको पता है कि एबीगेल के जो ताल्लुकात थे वो थे जॉन प्रॉक्टर के साथ। द क्रूसिबल जो है उससे ये पूछा गया है शॉर्ट क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था एबीगेल जो थी वो काम करती थी जॉन प्रॉक्टर के घर। जॉन प्रॉक्टर किसका हस्बैंड था? जॉन प्रॉक्टर हस्बैंड था एलिजाबेथ का, ठीक है, एलिजाबेथ प्रॉक्टर का। अब एलिजाबेथ के बच्चे भी हैं। अब ये बंदा मतलब एजेड है और इसके घर एक इमोशनल सी लड़की है जो कि हाउस मेड है, और इसको उन्होंने क्या रखा हुआ है, हाउस मेड है। ये एक मतलब ऑर्फन बच्ची है और ये एलिजाबेथ, इसका नाम है एबीगेल विलियम। एबीगेल विलियम जो है ये घर में काम करती है और ये फिजिकली इन्वॉल्व हो जाती है जॉन प्रॉक्टर के साथ। जॉन प्रॉक्टर की वाइफ को जैसे ही पता चलता है कि ये एबीगेल जो है ये मेरे हस्बैंड के साथ फिजिकल रिलेशन में है, तो ये इसे जॉब पे निकाल के, इसे जॉब से निकाल के इसकी जगह पे रखती है मैरी वॉरन को। मैरी वॉरन एक और हाउसमेड है, उसको रख लेती है। अब मैरी वॉरन जो है ये इसने रिप्लेस कर लिया है एबीगेल को। एबीगेल चाहती है कि किसी तरीके से एलिजाबेथ मेरे रास्ते से हट जाए और मैं वाइफ बन जाऊं जॉन प्रॉक्टर की, जो एक बड़ा प्रॉस्पेरियस और बड़ा एक सक्सेसफुल फार्मर है। अब होता यूं है कि ये इसको हर तरीके से अब ये चाहती है कि किसी तरह से एलिजाबेथ को अपने रास्ते से हटाए। ये कुछ बच्चियां नाच रही होती हैं, डांस कर रही होती हैं, न्यूड डांस कर रही होती हैं, और ऊपर से आ जाता है एक प्रीस्ट। अब वो प्रीस्ट, आपको पता है कि वो प्योरिटन थे और प्योरिटन बड़े ही रिजिड और बड़े ऑर्थोडॉक्स किस्म के बिलीवर थे। और जैसे ही वो वहाँ पे आते हैं, मतलब वो आती है, जैसे वो वहाँ पे आता है तो ये बच्चियाँ जो हैं बहाने बनाती हैं। उसके अंदर जो मेन रोल किरदार अदा करती है वो होती है ये एबीगेल विलियम। एबीगेल चूँकि बदला लेना चाहती है तो एबीगेल डिफरेंट उन बच्चियों को मैनिपुलेट करती है। उनमें से ज़्यादा ये इंटेलिजेंट थी तो ये उन दूसरों को मैनिपुलेट करती है, उन बच्चियों को, और अल्टीमेटली उनको इस चीज़ पे कायल करती है कि डिफरेंट लोगों के नाम बताओ। कोई किसका नाम बताता है, कोई किसका, किसी को पत्थर रख के मारा जाता है, किसी को पत्थरों से मारा जाता है, किसी को एग्जीक्यूट किया जाता है। बाकायदा जजेस बैठते हैं और सैलम विच क्राफ्ट जो है ये पूरा मतलब वहाँ पे ड्रामा जो है वो होता है, और उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे जाते हैं। रेबिका नर्स जो है उसको मारा जाता है, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। जॉन प्रॉक्टर को, उसकी वाइफ को, एलिजाबेथ को, और उसके बाद दीगर लोगों को एग्जीक्यूट किया जाता है। जॉन प्रॉक्टर जब देखता है कि किसी तरीका से भी मसला हल नहीं हो रहा, ये जो झूठ बोल रही हैं ये सब बच्चियाँ, इनको कैसे कंट्रोल करें, तो वो कहता है कि जिसके पीछे आप लगे हुए हो इसके तो मेरे साथ इललेजिटिमेट रिलेशन थे। जब वो उसको वहाँ पे एक्सपोज करता है तो वो कह देती है कि इसके अंदर भी मुझे विच नज़र आ रही है, ये जो जॉन प्रॉक्टर है ये भी एक विच है। वो जैसे ही इस पे शोर करती है और दूसरी बच्चियाँ भी वहाँ पे शोर डालना शुरू कर देती हैं। अल्टीमेटली उसका भी ट्रायल शुरू हो जाता है कि ये कोई विच है, और वो फिर चर्च भी नहीं जाता था, वो एक अग्नोस्टिक था, वो गॉड को भी नहीं मानता था। ओवरऑल उसके ऊपर इम्पोज कर देते हैं, वो सारे उसके ऊपर लगा देते हैं कि ये भी विच ही है। एग्जीक्यूशन शुरू हो जाती है। बाद में प्रीस्ट कुछ जो है उसे कन्विंस करने की, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, तुम एक्सेप्ट कर लो कि तुमने ये विच क्राफ्ट किया। जो कन्फेशन कर लेता था उसे माफ़ कर देते थे वो, कि तुम कन्फेशन कर लो। अब या तो कन्फेशन कर ले, तो कन्फेशन करना ऐसे ही था कि उसको फिर कोई बंदा भी फिर पसंद नहीं करता था। एनी हो, वो कहता है, अपनी वाइफ भी उसको करती है फोर्स, और दीगर लोग फोर्स करते हैं। वो कहता है कि वो एक्सेप्ट कर लेगा कि उसने ये किया है, लेकिन वो उससे प्रीस्ट कहते हैं कि तुम लिख के दो तुमने किया और तुम्हारे साथ कौन कौन था, ये भी लिख के दो। तो वो कहता है कि मेरे साथियों ने तो अपनी ज़बान नहीं खोली और अपनी जान दे दी, तो मैं क्यों। रेबिका नर्स भी उससे बात करती है, दीगर जो लोग हैं उससे कहते हैं, जब उकसाते हैं तो वो कहता है कि वो फैसला करता है कि वो सच के लिए जान दे देगा लेकिन कभी झूठ नहीं बोलेगा। अल्टीमेटली वो अपनी जान जो है वो कुर्बान कर देता है। और लेटर कुछ सालों के बाद दोबारा उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पे कोई विच क्राफ्ट था ही नहीं, ठीक है। और फिर वो सारे फैमिली को, जितनी भी फैमिलीज़ को वो मुतासर होती हैं, उन मुतासरीन को वो दोबारा से रिकॉम्पनसेट करते हैं। अब ये जो सब मामला हो जाता है तो एबीगेल किसी भी तरीके से जब उसका
उसको फ़ायदा नहीं हो रहा था, जब वो इतनी कोशिश कर रही थी, तो वो क्या करती है कि वो सारा सामान बांध के और पेरिस जो प्रीस्ट होता है उसके कुछ पैसे निकाल के ये दौड़ जाती है। तो वो कहता है कि वाई डज एबिगेल रन अवे इन द एंड व्हेन शी कम्स टू नो दैट शी इज नॉट गेटिंग हर रिक्वायर्ड ऑब्जेक्टिव्स। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? उसका ऑब्जेक्टिव था कि किसी तरीके से एलिजाबेथ को हैंग कर दिया जाए, एलिजाबेथ प्रॉक्टर को, और वो हासिल कर ले किसको? जॉन प्रॉक्टर को। अब जॉन प्रॉक्टर तो उससे ज़्यादा नफरत करने लगा, तो वो अब ये सारे मामला से वो चाह रही थी कि वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसने तो झूठ बोले थे। तो वो क्या करती है, वाई डज एबिगेल रन अवे इन द एंड, और वो क्या करती है, शी कलेक्ट्स लगेज एंड शी स्टील्स द मनी ऑफ पेरिस एंड शी रन्स अवे। वो क्या करती है, एट एंड शी स्टील्स द मनी ऑफ पेरिस प्रीस्ट एंड रन्स अवे। उस जो पेरिस, जो उसका अंकल होता है, जो प्रीस्ट होता है, उसकी वो रकम जो है वो निकालती है और दौड़ जाती है। ये करती है लास्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट द टिटुबा? अब टिटुबा के बारे में पूछा गया है कि टिटुबा कौन था। ये भी टिटुबा कौन थी, ठीक है। ये बेसिकली ये एक मतलब कोई करैक्टर भी आपसे वो पूछ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, और आपने उसको आंसर करना होता है। यानी वो आपसे कोई भी करैक्टर पूछ सकते हैं, आपने उसको आंसर करना होता है। टिटुबा जो थी वो रेवरेंड पेरिस की एक स्लेव थी। इज़ अ वोमेन फ्राम द बर्बोर्ड्स who practice what the Puritans view as a black magic. Tituba, she was the slave of the Paris Reverend Paris. Reverend Paris कौन था? प्रीस्ट था, ठीक है। So what do you know about the Tituba? Tituba was the slave of, she was the slave of Reverend पेरिस। रेवरेंड पेरिस कौन था? रेवरेंड पेरिस प्रीस्ट था, ठीक है। तो टिटुबा उसकी स्लेव थी। व्हाट डू यू नो अबाउट द टिटुबा? टिटुबा वाज द स्लेव ऑफ, स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है। ये गुलाम थी किसकी? इसकी रेवरेंड पेरिस की। एंड शी आल्सो बिलीव्ड इन द विच क्राफ्ट, और ये भी बिलीव करती थी किसके ऊपर? विच क्राफ्ट के ऊपर। शी वाज द slave of Reverend Paris, a priest, and she also believed in witchcraft, और ये भी witchcraft पे बिलीव करती थी। बस दो दो लाइन का आपने आंसर देना है। Why does Lavinia say I hate love? लवीनिया क्यों कहती है कि वो लवीनिया क्यों कहती है कि वो नफरत करती है किससे? प्यार से। Why does Lavinia say I hate love? Why does Lavinia say I hate love? Why does Lavinia say I hate love? वो क्यों कहती है कि वो नफरत करती है, प्यार से नफरत करती है। लवीनिया जो थी एक क्वीर का मतलब होता है अजीब किस्म की एक लड़की थी। who was not given any attention by her mother during her childhood, and that is why she hates love. She was a queer kind of, she is a strange kind of girl. She's a strange kind of girl, and she was not given proper care by mother. मदर भी उसको लाइक नहीं करती। मदर ये सोचती है कि ये इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स के अंदर है। वो फैमिली सारी कॉम्प्लेक्स के अंदर इन्वॉल्व थी। इसमें दो मेन कॉम्प्लेक्स जो है मॉर्निंग बीकम इलेक्ट्रा के अंदर डिस्कस किए गए हैं। एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। दूसरा कॉम्प्लेक्स क्या है? ईडीपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब ये दो मेन कॉम्प्लेक्स है।
ये आइडिया लिया गया है सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिटिक थ्योरी से, साइको एनालिसिस थ्योरी से। साइको एनालिटिकल थ्योरी है एक सिगमंड फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी है। उसके अंदर उसने डिस्कस किया था आइसबर्ग थ्योरी को। ये देखें, उसने आइसबर्ग का कंसेप्ट दिया था। ये आइसबर्ग जो है उसको इस तरह से मैं आपको बताता हूँ, ये ऐसे होता है। अगर आप समंदर के अंदर देखें तो आइसबर्ग ऐसे नज़र आता है। वो कहता है कि इंसान का माइंड जो है वो किसके ऊपर कंसिस्ट करता है? कॉन्शियस। ये थोड़ा सा गौर से समझिएगा बात, कॉन्शियस, ठीक है, ये कॉन्शियस हो गया। ये इतना थोड़ा सा टिप सा नज़र आता है, ये हमारा कॉन्शियस होता है। इसके बाद नीचे जितना भी होता है वो क्या होता है? सब कॉन्शियस। यहाँ तक सब कॉन्शियस होता है तकरीबन, ठीक है। और इससे सब कॉन्शियस से भी ज़्यादा इंसान का जो दिमाग जो होता है, माइंड, वो कंसिस्ट करता है किसके ऊपर? जो डीप होता है नीचे समंदर तक, वो सारा होता है अनकॉन्शियस। इंसान का माइंड एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें जो भी डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता, या तो वो क्या होता है? कॉन्शियस में होता है, या वो सब कॉन्शियस में होता है। ये देख लें, सबको, ये सब कॉन्शियस है। अब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सब कॉन्शियस में थोड़ा सा फर्क है। सब कॉन्शियस में जो डाटा पड़ा हुआ है, थोड़ी सी एफर्ट आप करें तो वो फौरन याद हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपने कोई नावल मुझसे पढ़ा, मैंने आपसे कहा कि कुर्रतुल ऐन मुझे मॉर्निंग बिकम इलेक्ट्रा की ज़रा समरी तो सुनाई। आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। वो जो सब कॉन्शियस में पड़ा हुआ फौरन निकाल के आप मुझे सुना देंगी, सर उसके अंदर एक लवीनिया है, एक उसके अंदर एजरा मेनान है, और उसके बाद एक क्रिस्टन है। एजरा मेनान जंग पे गया हुआ है 10 साल की, और पीछे से वो एडम ब्रंट के साथ, एडम ब्रंट से शादी कर लेती है, एडम ब्रंट के साथ इन्वॉल्व हो जाती है लेजिटिमेट रिलेशन में, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। मतलब एडम ब्रंट की डेथ होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एजरा मेनान की डेथ होती है, एडम ब्रंट की डेथ होती है, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बेटे आरून की डेथ होती है, और लवीनिया भी जो है उसी रास्ते पर चलती है। मतलब एक, आप मुझे सब कॉन्शियस से निकाल के चीज़ को फ़ौरन बता देंगे। लेकिन मैं अगर आपसे कहूँ कि आप आज से 20 साल पहले किसको फलां जगह पे मिले थे, तो शायद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, क्योंकि वो अनकॉन्शियस में चली गई चीज़ें। तो जो बहुत काफ़ी अरसे से जो कभी आपने कोई बात सुनी होती है, वो मोस्टली अनकॉन्शियस में वो कभी कभी याद आ जाती है। तो ये अनकॉन्शियस भी काफ़ी हिस्सा घेरता है, ठीक है। और टिप ऑफ द, ये थोड़ा सा जो टिप आइसबर्ग का नज़र आता है वो कॉन्शियस में पड़ा हुआ है, ठीक है। जो एक्टिव आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, जो आप यूज इंट्रैक्शन में डेली चीज़ें आ रही हैं, वो सारे कॉन्शियस, आप कॉन्शियस से काम कर रहे हैं। और ये जो क्या है, ये सब कॉन्शियस में जो लिटिल एफर्ट से याद हो जाता है, बिल्कुल ही नीचे चला गया है, जो वो अनकॉन्शियस में चला गया। अब इनके सब कॉन्शियस के अंदर ये जो करैक्टर हैं, इनके सब कॉन्शियस के अंदर वो जो एजरा, वो जो प्योरोटन, बड़ी ठोस किस्म की वैल्यू हैं, बड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्थोडॉक्स किस्म की जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, वो वैल्यू सब कॉन्शियस में इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने उनको क्या कॉम्प्लेक्सेस में इन्वॉल्व कर दिया है। तो वो किस कॉम्प्लेक्स में है? ये भी एक कॉम्प्लेक्स के अंदर है। तो वो हेट, वो बिल्कुल प्यार से नफ़रत करती है। इवन के जब उसको उसके करीब आता है पीटर, तो वो पीटर को भी कहती है कि वो प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि वो किसके साथ इन्वॉल्व है? अपने फादर के साथ। तो फादर के साथ वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का तो आपको पता ही होगा। जब एक बेटी जो है अपने फादर की तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो, अट्रैक्टेड हो, तो वो उसे कहते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। इडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब उसने बताया था, when son is sexually attracted towards mother, it is known as electra complex। तो इसको कहते हैं इडिपस कॉम्प्लेक्स। तो जब सन जो है वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्टेड होता है, उसे इडिपस कॉम्प्लेक्स। और ये जो है, ये चूंकि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स है, तो ये प्यार से नफरत करती है। वट एवर हु एवर कम्स टू हर, शी इज़ नॉट इन्वॉल्विंग बिकॉज शी इज़ इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड शी डज नॉट लव एनी बॉडी एक्सेप्ट हर फादर। अपने फादर के अलावा वो किसी से प्यार नहीं करती, यानी जो रियल लव है वो अपने फादर से ही करती है। सो वाई डज लवेनिया से आई हेट, वो सारी उसकी रीज़न इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स था, ठीक है।
और उसको फिर बचपन में भी कोई प्यार नहीं मिला मदर की तरफ से। मदर भी जो है वो उसे ये समझती है कि ये। वाई डज एडम ब्रंट टेक रिवेंज ऑन एजरा मेनान? वाई डज एडम ब्रंट टेक रिवेंज ऑन एजरा मेनान? अब एडम ब्रंट जो है वो क्यों इंतकाम लेना चाहता है एजरा मेनान से? मैंने आपको शायद बताया हो या ना बताया, एक था एबमिनान। कौन था? इब्मनान। इब्मनान के दो बेटे थे, एक का नाम था डेविड मिनान। क्या था? डेविड मिनान। दूसरे का एजरा। अब एजरा मिनान जो है और डेविड मिनान, ये इसको प्यार हो जाता है डेविड मिनान को मैरी ब्रोंटम से, जो कि उनकी कैनेडियन नर्स थी उनके, मैरी ब्रोंटम। ये बड़ी खूबसूरत थी और इसको प्यार करता था, एजरा भी करता था, ये दोनों ही करते हैं। ये चूंकि प्योरिटन वैल्यू की वजह से इसके करीब नहीं आता, मतलब सेक्सुअली इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होता। जब ये इसके पास आता है तो वो क्या करता है, इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है फिजिकली और ये प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये कहता है कि इसने प्योरिटन वैल्यूज़ को तोड़ दिया। उनका तो ये मानना है ना कि अपने आप को सप्रेस करो और सेक्सुअली डिज़ायर से बचें, रिफाइन रखें, हम पहले ही सिनर हैं, प्योरिटन्स कहते हैं। तो प्योरिटन्स ने अपने आप को इतना दबाया है कि वो कह रहा है कि यूजीन ओनील आपको बताना चाह रहा है कि वो क्या बन गए हैं, टोटली कॉम्प्लेक्सेस में, कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकली वो दे आर इन द कॉम्प्लेक्सेस, इवन दे आर गेटिंग इंसेस्टुअस टू ईच अदर। इंसेस्टुअस का मतलब होता है जब ब्लड का रिलेशन ही उसके साथ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो, उसे इंसेस्टुअस रिलेशन कहते हैं। इंसेस्टुअस रिलेशन में आ गए इन कॉम्प्लेक्सेस की वजह से, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस में उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को इतना दबाया हुआ है कि बस जो भी उनके सामने, इवन के वो अपने ही ब्लड रिलेशन की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्टेड हो गए हैं। अब ये क्या होता है, ये इसके साथ जब इन्वॉल्व होता है तो एजरा मेनान जो है ये और इसका जो ये फादर एब मेनान, ये सारे मिल के इसको घर से निकाल देते हैं, बल्कि इसके घर को जला देते हैं, इसको हिस्सा भी नहीं देते। और इससे जो बेटा पैदा होता है उसका नाम होता है एडम। अब एडम ब्रंट जो है वो उसने अपनी उसके फादर की भी डेथ हो गई है, उसकी मदर उसको बड़ी बेचारी मुश्किल से पालती है, और मैरी ब्रंटम की डेथ होती है तो वो उससे वादा करता है कि वो अपने फादर का और अपनी मदर का बदला लेगा एजरा मेनान से। तो व्हाई डज एडम ब्रंट टेक रिवेंज ऑन द एजरा मेनान? अब इसकी रीजन आपको समझ आ गई होगी। ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज फ्रॉम एजरा मेनान बिकॉज he does not give them their share, their share from property, and his mother and father, they suffered and died, and now he wants to take revenge on Ezra Menon. He wants to take revenge on Ezra Menon because he did not give their share from the property. एंड ही वॉन्ट्स टू टेक रिवेंज ऑन एजरा मेनान, और वो बदला लेना चाहता है अपनी मदर और फादर का। दो लफ्ज़ों में लिखें, दो सेंटेंसेस में लिखें और उन दो सेंटेंसेस में जवाब दे दें। मैंने सारी सिचुएशन आपके सामने रख दी है। आगे जी, वाई इज द टेंशन बिटवीन द जो एंड अ वायलेट? जो और वायलेट जो है उनके दरमियान टेंशन क्या है? वाई इज देयर टेंशन बिटवीन द जो एंड द वायलेट? जो एंड वायलेट जो है ये आपको जैज़ जो है उसकी समरी शायद आपने पढ़ी हो। जो एंड वायलेट दे आर 50 प्लस एंड बोथ आर एजेड। सिंस वायलेट इज नॉट कोऑपरेटिव एनफ एंड शी डज नॉट गिव प्रॉपर टाइम टू जो, ड्यू टू दिस ही फेल इन लव विद डॉर्कस, one of beautiful girl Dorcas, and that is why they used to fight with each other। और ये आपस में लड़ते रहते हैं इसकी वजह से। यानी उनकी मेन टेंशन ये है कि एक तो वो 50 प्लस हैं दोनों, और ये इतना केयरिंग भी नहीं है अपने हस्बैंड की तरफ, एंड दैट इज़ वाई ही फेल इन लव विद वन ऑफ द गर्ल Dorcas, एंड ही सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड हर एंड ही मेट हर, एंड दैट्स ऑल, इट ऑल क्रिएटेड अ टसल बिटवीन द हस्बैंड वाइफ। ये हस्बैंड वाइफ के दरमियान टसल क्रिएट करती है।
तो वाई देयर इज अ टेंशन बिटवीन, आपको पता चल गया। एक लेडी है जो कि दोनों यानी 50+ हैं, एक है जो कि उसका हस्बैंड है और उसकी वाइफ है वॉयलेट। वॉयलेट इसलिए है कि वॉयलेट का जो बचपन है वो एक तो बगैर फादर के गुजरा है, जो का भी जो मतलब बचपन है वो बगैर फादर के गुजरा है। दोनों खेतों में मिलते हैं और ये हार्लम कोई इलाका है उसकी तरफ, ये न्यूयॉर्क की तरफ आ जाते हैं वहाँ से, यानी खेतों में इनकी मुलाकात होती है और वहाँ से दोनों भाग के कहाँ आ जाते हैं, न्यूयॉर्क, वहाँ पे सेट हो जाते हैं। अब वहाँ पे इन दोनों ने रहना शुरू कर दिया। अब इनके स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें ले जाती है टोनी मॉरिसन। वो बताती है कि वॉयलेट का बचपन कैसा गुजरा है, जो का कैसा गुजरा है। जो की वालदा कौन है वो बताती है कि वाइल्ड एक लेडी है और वो गोल्डन ग्रे को मिलती है और गोल्डन ग्रे अपने फादर को मारने जा रहा होता है, हेनरी लेस्ट्रॉय को, जिसने इलेजिटिमेट रिलेशन बनाए थे वीरा ल्यूस के साथ। वीरा ल्यूस जो थी वो बेटी थी किसकी, विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रे की। वर्ड्सवर्थ एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन है और यानी एक रिच मैन है और वाइट मैन है। उसकी बेटी है वीरा ल्यूस ग्रे, यानी वीरा ल्यूस जो होती है वो अपने ही सर्वेंट के साथ इलेजिटिमेट रिलेशन बनाती है और प्रेग्नेंट हो जाती है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ब्लैक से, क्योंकि वो नफरत करते हैं, रेशियल कॉन्सेप्ट वो बहुत ज़्यादा था अमेरिका में, वो अपनी एक उससे सर्वेंट देता है, कहता है कि इसे लेके यहाँ से दूर चले जाओ, जो वर्ड्सवर्थ ग्रे होता है। वो कहता है जी मेरे यहाँ से, मेरे इलाके से इसे दूर ले जाओ। तो इस तरह ये एक बच्चे को जन्म देती है वीरा ल्यूस ग्रे, गोल्डन ग्रे को। ये गोल्डन ग्रे जो है ये मिक्स्ड रेस से पैदा हुआ है। इसको अब लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो पूछता है कि मेरा फादर कौन है। वो बताती है कि तुम्हारा फादर जो है हेनरी लेस्ट्रॉय है, जो कि ब्लैक है। वो कहता है उसने मुझे वो दुनिया में लेकर आया है और मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो मैं अपने फादर की जान लूंगा। उसे मारने के लिए निकलता है तो रास्ते में उसे मिलती है वाइल्ड औरत, जो कि ठिठर रही होती है, सर्दी से कांप रही होती है। ये उस पर इसे तरस आता है, ये उसे अपने फादर के कॉटेज पे ले आता है और वो प्रेग्नेंट होती है पहले, और उससे बच्चा पैदा होता है और वो बनता है जो। इस तरह वो आपको बताती है कि मोस्टली जो कैरेक्टर हैं उनका वो ऑर्फन है, यानी इसके अंदर एक थीम है ऑर्फन का, ऑर्फनेज का। मोस्टली जो कैरेक्टर हैं वो ऑर्फन है, जैसे वायलेट हो, जो हो, ठीक है, डॉर्कस हो, ये सारे, ये एक थीम है इसके अंदर। ये भी हम डिस्कस करेंगे, एक क्वेश्चन आया हुआ है इसका, थीम्स का। लें जी, ये क्वेश्चन भी, ये भी हमने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी शॉर्ट कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी आया। और ये है जी, हु इज द गोल्डन ग्रे एंड वाई इज नेम्ड एज अ गोल्डन ग्रे। हाँ जी, गोल्डन ग्रे को गोल्डन ग्रे क्यों कहते हैं? एक तो वो मिक्स्ड रेस है तो उसे कहा जाता है कि वो गोल्डन ग्रे है, ठीक है जी। क्यों उसे कहा जाता है गोल्डन ग्रे? कि वो एक गोल्डन ग्रे इज अ सन ऑफ द वीरा ल्यूस। क्या बताएंगे कि गोल्डन ग्रे किसका बेटा है? वो जो वाइल्ड को पकड़ के लेके आता है, गोल्डन ग्रे। देखें उसने हमसे जवाब किस में मांगा है, ये देखें इज लगाया हुआ, तो हमने इसी में उसको जवाब दिया। कहता है वाई, हु इज अ गोल्डन ग्रे, गोल्डन ग्रे कौन है, एंड वाई इज ही नेम्ड सो, उसे क्यों ऐसा नाम दिया जाता है गोल्डन ग्रे का, ठीक है। तो अब हम उसको जवाब भी इसी टेंस में कोशिश करेंगे। गोल्डन ग्रे इज द सन ऑफ द वीरा ल्यूस ग्रे। वीरा, ये वीरा ल्यूस, एल नोट कर लें इसको, LOUISC, ल्यूस, वीरा ल्यूस ग्रे, LOUISC, वीरा ल्यूस ग्रे। यानी वीरा ल्यूस ग्रे कौन थी? एक वाइट वुमन थी और ये बेटी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ग्रे की, जो कि प्लांटेशन ऑफिसर था, कोई इस तरह का कारोबार था उसका। अब हु इज अ गोल्डन ग्रे, गोल्डन ग्रे कौन था? गोल्डन ग्रे इज अ सन ऑफ, इज, देखिए इज में उसने क्वेश्चन किया आपको, आपने इज में जवाब देना, ठीक है। गोल्डन ग्रे इज अ सन ऑफ द वीरा ल्यूस ग्रे एंड ही वाज द मिक्स रेस्ड चाइल्ड, मिक्स रेस्ड, ही इज अ मिक्स रेस। मिक्स रेस मीन कि वाइट और
दो जो रेस हैं वो कंबाइन होके उनसे बना है, यानी वो मिक्स्ड रेस चाइल्ड है। एंड गोल्डन कलर्स, रेडियंट गोल्डन कलर की वजह से उसे क्या कहा जाता है, गोल्डन ग्रे, यानी गोल्डन ग्रे उसका नाम रख दिया। वाई इज द टेंशन बिटवीन, कहता है कि आगे उसने क्वेश्चन पूछा है हमसे, ये हो गया 10।